हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस हमने पदार्थ विज्ञान में प्रत्यक्ष प्रमाण टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में प्रत्यक्ष ज्ञान के क्लासिफिकेशन को देखा था। नाउ आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान से लेक्चर को सुनना है। लेक्चर को देखने के बाद आपको नोट्स को रिवाइज करना है। तो इतना आप कर लोगे तो आपका ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अच्छी तरीके से ये प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि आज के इस लेक्चर में इंद्रियों के अर्थ के साथ सन्निकर्ष 6 प्रकार से होता है। तो ये जो 6 प्रकार का सन्निकर्ष है ना, ये जो 6 प्रकार का सन्निकर्ष है इसको मैं डिटेल में विथ एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा है ना। हो सकता है आपने कहीं और से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष टॉपिक को पढ़ लिया होगा, या तो किसी अदर यूट्यूब चैनल से पढ़ लिया होगा, या किसी अदर ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ लिया होगा, या आपने आपके कॉलेज से पढ़ लिया होगा। लेकिन फिर भी आपको मैं बोल रहा हूँ, भले आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है लेकिन फिर भी आपको अमन सर का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष टॉपिक को पढ़ना है। क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं आपको डिटेल में विथ एग्जाम्पल इस टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ, है ना। और मैं गारंटी देता हूँ कि इस लेक्चर को देखने के बाद इन फ्यूचर आप कभी भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष टॉपिक को नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको यहाँ पर बांचूंगा नहीं कि जो नोट्स में लेकर आया हूँ उसको मैं पढ़ के आपको सुना दूं और हो गया, ऐसा नहीं करूँगा। मैं डिटेल में आपके लिए मैं घड़ा भी लेकर आया हूँ, उस घड़े के माध्यम से आपको ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट करा दूंगा, है ना। तो ध्यान से आपको लेक्चर को सुनना है, नोट्स को रिवाइज करना है, तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया तो, ठीक है। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपको रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस लेना है ना, और आप चाहते हैं कि मेरे को सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाए, तो आपको आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जैसे वहाँ पर लिंक पे क्लिक करेंगे, आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन मिलेगा आपको, उसका आपको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा BMS फर्स्ट प्रो का। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे को सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाए, क्योंकि मैं यूट्यूब पर क्या करता हूँ, सारी चीज़ें अपलोड नहीं करता हूँ, है ना। एक चैप्टर के 2 से 3 लेक्चर में अपलोड कर देता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को पता रहे कि यहाँ पर भी क्या होती है, ऑनलाइन क्लासेस होती है, ठीक है। बस एक प्रकार से मैं डेमो लेक्चर यूट्यूब पे क्या करता हूँ, अवेलेबल कराता हूँ। बाकी डिटेल में मैं कहाँ पर पढ़ाता हूँ, एप्लीकेशन पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट्स को डिटेल में सारे लेक्चर सीरीज चाहिए हर सब्जेक्ट के, तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और कोर्स में इनरोल करना है, ठीक है। चलिए तो मिलते नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ठीक है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप ज्ञान उत्पत्ति क्रम को देखिए। आप सभी जानते हैं ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, ठीक है। ज्ञान उत्पत्ति क्रम, ठीक है। तो न्याय दर्शन के अनुसार अगर हम देखें तो ज्ञान की उत्पत्ति कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे पहले क्या होता है, जब क्या होता है, आत्मा का मन के साथ, है ना, मन का इंद्रियों के साथ, और इंद्रियों का जब क्या होता है, इंद्रियों के अर्थ के साथ संयोग होता है, तब हमें क्या होता है, किसी भी विषय का ज्ञान होता है। और न्याय दर्शन के अनुसार ये आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ज्ञान उत्पत्ति क्रम है। तो न्याय दर्शन में क्या बताया, जब क्या होता है, आत्मा का मन के साथ, मन का इंद्रियों के साथ, और इंद्रियों के अर्थ के साथ जब क्या होता है, संयोग होता है, तब हमें क्या होता है, किसी भी विषय का ज्ञान होता है। और ये न्याय दर्शन के अनुसार क्या है, ज्ञान उत्पत्ति क्रम है, ठीक है। तो इस ज्ञान उत्पत्ति क्रम में, है ना, इस ज्ञान उत्पत्ति क्रम में आपको इंद्रियों के अर्थ के साथ जो संयोग दिखाई दे रहा है ना, इंद्रियों के अर्थ के साथ जो संयोग बोल दो, या आप इसको संपर्क बोल दो, या आप इसको संबंध बोल दो, ठीक है।
तो इस ज्ञान उत्पत्ति क्रम में इंद्रियों के अर्थ के साथ जो संबंध है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नाम से आपको पता चल रहा है, इंद्रियों के अर्थ के साथ संबंध क्या कहलाता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कहलाता है। ठीक है, और इंद्रियों के अर्थ के साथ संबंध है ना, इंद्रियों के अर्थ के साथ संबंध कितने प्रकार से होता है, इंद्रियों के अर्थ के साथ संबंध 6 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 6 प्रकार से होता है। आप सभी जानते हैं 5 ज्ञान इंद्रिया है ना, तो ये जो 5 ज्ञान इंद्रिया है, इनका अपने विषयों के साथ संबंध 6 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 6 प्रकार से होता है। और ये जो 6 प्रकार का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, इसको हम आज के इस लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो 6 प्रकार का सन्निकर्ष है ना, ये जो 6 प्रकार का सन्निकर्ष है, इसको जानने से पहले, इसको समझने से पहले आप 2 चीज को समझिए। आप 2 चीजों को समझिए जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि इन 2 चीजों के बजाय, मतलब इन 2 चीजों के बिना आप जो 6 प्रकार का सन्निकर्ष है उसे नहीं समझ सकते। तो वो 2 चीज क्या है, वो 2 चीज क्या है, तो पहला क्या है उसमें, पहला है उसमें संयोग संबंध है ना, पहला क्या है इसमें, संयोग संबंध। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है समवाय संबंध है ना, समवाय संबंध। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बोल दो कि इंद्रियों के अर्थ के साथ संबंध जो होता है वो 2 तरीके से होता है, एक तो संयोग और दूसरा क्या हो जाएगा, समवाय। और इन दोनों के आधार पर इंद्रियां अपने इंद्रियों के अर्थ के साथ सन्निकर्ष 6 प्रकार से करती है ना, 6 प्रकार से करती है। ठीक है, तो ये 6 प्रकार को जानने से पहले आपको ये 2 चीजें समझना जरूरी है, तभी आपको ये 6 प्रकार का सन्निकर्ष समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या होता है संयोग संबंध। देखिए संयोग संबंध क्या होता है, संयोग संबंध क्या होता है, तो जिन भी 2 पदार्थों के बीच के संबंध को, जिन भी 2 पदार्थ के बीच के संबंध को अलग किया जा सके, तो उस संबंध को हम क्या कहेंगे, संयोग संबंध। और समवाय संबंध क्या कहलाता है, तो समवाय संबंध एक तरह का ऐसा संबंध होता है जिसमें 2 पदार्थों को हम अलग नहीं कर सकते। आई बात समझ में, तो क्या होता है संयोग संबंध, संयोग संबंध ऐसा संबंध होता है जिसमें 2 पदार्थों को अलग किया जा सकता है, 2 पदार्थ के संबंध को तोड़ा जा सकता है, 2 पदार्थ के संबंध को नष्ट किया जा सकता है, और इन दोनों पदार्थों को अलग किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण आप देखिए, जैसे कि मेरे हाथ में क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये रिमोट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो रिमोट का हाथ के साथ कैसा संबंध है, संयोग संबंध है। क्यों संयोग संबंध है, क्योंकि जैसे ही मैं इस रिमोट को हाथ से अलग करूंगा तो रिमोट और हाथ के बीच का संबंध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और अभी मैंने आपको बोला कि जब भी 2 पदार्थों के बीच के संबंध को नष्ट किया जा सके, 2 पदार्थों को अलग किया जा सके, तो संबंध को हम क्या कहते हैं, संयोग संबंध कहते हैं। तो यहाँ पर रिमोट और हाथ के बीच का जो संबंध है, ये कैसा संबंध है, ये संयोग संबंध है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के संबंध को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, नेत्र से, अपनी आंख से, अपनी चक्षुर इंद्रिय से इस रिमोट को देख रहा हूँ। तो और आप सभी को पता है जब क्या होता है, इंद्रियों के अर्थ के साथ संयोग होता है ना, तभी हमें क्या होता है, इस विषय का या इस अर्थ का ज्ञान होता है। ठीक है, तो जब तक मैं क्या करूंगा, अपनी चक्षुर इंद्रिय से क्या करूंगा, इस रिमोट को देखूंगा। ठीक है, तो चक्षुर इंद्रिय का इस रिमोट के साथ क्या होगा, संबंध होगा, किसके द्वारा, लाइट रेस के द्वारा, है ना। यहाँ से क्या आएगी, लाइट रेस आएगी, तो ये लाइट रेस क्या कहाँ पर आएगी, मेरे चक्षुर इंद्रिय में आएगी। तो इस लाइट रेस के द्वारा क्या हो जाएगा, मेरी चक्षुर इंद्रिय का इस रिमोट के साथ संबंध हो जाएगा। लेकिन ये जो संबंध है, ये कैसा संबंध है, ये संयोग संबंध है। संयोग संबंध क्यों है, क्योंकि चक्षुर इंद्रिय और रिमोट के बीच के संबंध को नष्ट किया जा सकता है। कैसे, जैसे मैं अपनी आंख को हटाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, चक्षुर इंद्रिय और ये जो रिमोट है, इन दोनों के बीच का संबंध टूट जाएगा। ठीक है, तो जिन भी 2 पदार्थों के बीच के संबंध को तोड़ा जा सके, जिन भी 2 पदार्थ को अलग किया जा सके, तो वो संबंध क्या कहलाता है, संयोग संबंध कहलाता है। ठीक है, जैसे कि चक्षुर इंद्रिय का इस रिमोट के साथ संबंध कैसा संबंध है, संयोग संबंध है। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं समवाय संबंध क्या होता है, तो जिन भी 2 पदार्थों को अलग नहीं किया जा सके, जिन भी 2 पदार्थों के बीच का संबंध को नष्ट नहीं किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम समवाय संबंध कहेंगे। जैसे कि रिमोट
रिमोट का जो कलर है इसका इसके रिमोट के साथ जो संबंध है वो कैसा है, संबंध कैसा है, वो समवाय संबंध है। क्यों? क्योंकि रिमोट के कलर को आप रिमोट से अलग नहीं कर सकते हो, रिमोट के कलर के रिमोट के साथ जो संबंध है उसे आप तोड़ नहीं सकते हो, तो ये संबंध कैसा हो जाएगा, समवाय संबंध हो जाएगा, है ना। जैसे कि ये जो मैं वस्त्र धारण किया हूँ, तो इस वस्त्र का शरीर के साथ, मेरे शरीर के साथ संबंध के साथ संयोग है। क्यों? क्योंकि इसको मैं अलग कर सकता हूँ, वस्त्र को जैसे अलग करूंगा तो शरीर और वस्त्र इन दोनों के बीच का संबंध टूट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, संयोग संबंध हो जाएगा। लेकिन हाथ का, मेरे हाथ का इस शरीर के साथ संबंध कैसा है, समवाय संबंध। क्यों? क्योंकि हाथ को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस तरह से दो प्रकार का संबंध होता है। संयोग मतलब जब भी दो पदार्थों के बीच के संबंध को तोड़ दे तो वो संबंध क्या कहलाएगा, संयोग संबंध। यानी कि संयोग संबंध क्या होता है, संयोग संबंध जो होता है ये अनित्य होता है, अनित्य होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम संबंध को तोड़ सकते हैं, ठीक है। समवाय संबंध कैसा होता है, ये नित्य होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो पदार्थों के बीच के संबंध को अलग नहीं किया जा सकता या तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस तरह से दो प्रकार के संबंध होते हैं, और इन दो प्रकार के संबंध के बेसिस पर इंद्रियों के अर्थ के साथ सन्निकर्ष जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। तो चलिए उस 6 प्रकार के सन्निकर्ष को हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो इस 6 प्रकार के सन्निकर्ष को समझाने के लिए मैं आपके लिए घड़ा लेकर आया हूँ, लाल कलर का घड़ा लेकर आया हूँ, ठीक है। क्या लेकर आया हूँ आपके लिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को समझाने के लिए एक घड़ा लेकर आया हूँ। देखिए ये क्या है, ये क्या है आपके सामने, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये लाल रंग का घड़ा है। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, घट दिखाई दे रहा है। कौन से कलर का घट दिखाई दे रहा है आपको, ये लाल रंग का घड़ा दिखाई दे रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, आप आपके नेत्र से, है ना, आप क्या कर रहे हो, आप आपकी नेत्र से, है ना, आप आपकी चक्षुर इंद्रिय से, है ना, आप आपके नेत्र से क्या कर रहे हो, आप आपकी चक्षुर इंद्रिय से इस घट का प्रत्यक्ष कर रहे हो, है ना। इस घट का क्या कर रहे हो, आप प्रत्यक्ष कर रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप आपके चक्षुर इंद्रिय से इस घट का प्रत्यक्ष कर रहे हो, है ना। मैं भी क्या कर रहा हूँ, अपनी चक्षुर इंद्रिय से इस घड़े को देख रहा हूँ, है ना। तो आप मेरे को बताइए, चक्षुर इंद्रिय और ये जो घड़ा है, इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो कौन सा संबंध है, तो वो संयोग संबंध है। कौन सा संबंध है, वो कौन सा संबंध है, तो ये संयोग संबंध है ना, संयोग संबंध है। क्यों संयोग संबंध है, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नेत्रों को हटाऊंगा, जैसे मैंने अपने उस घड़े से क्या कर लिया, नेत्रों को हटाया, तो क्या हो गया, नेत्र और इस घड़े के बीच का जो संबंध वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जब भी दो पदार्थों को अलग किया जा सके, है ना, दो पदार्थों के बीच के संबंध को नष्ट किया जा सके, तो वो संबंध कैसा होता है, संयोग संबंध होता है, ठीक है। तो नेत्र के द्वारा घट का प्रत्यक्ष, है ना, क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, तो नेत्र के द्वारा, है ना, नेत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, घट का प्रत्यक्ष किसके द्वारा होता है, कौन से सन्निकर्ष से होता है, तो इस सन्निकर्ष को हम क्या कहते हैं, संयोग सन्निकर्ष कहते हैं। इस सन्निकर्ष को हम क्या कहते हैं, संयोग सन्निकर्ष कहते हैं। संयोग क्यों बोला, क्योंकि जैसे आप क्या करोगे, नेत्र को घट से अलग करोगे, है ना, जैसे की बात करते हैं, ये आप अभी तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने अपनी नजरें उससे हटाता हूँ, नेत्र को जैसे मैं इधर करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, नेत्र और ये जो घड़ा है इसके बीच का संबंध टूट जाएगा। और जहां पर भी संबंध टूट जाए तो संबंध क्या कहलाता है, संयोग संबंध, ठीक है। तो नेत्र का घट से, है ना, नेत्र के द्वारा घट का प्रत्यक्ष जो होता है, तो ये किसके द्वारा होता है, ये संयोग सन्निकर्ष के द्वारा होता है। तो संयोग सन्निकर्ष क्या होता है, तो नेत्र के द्वारा घट का प्रत्यक्ष, ये क्या कहलाता है, ये आपका संयोग सन्निकर्ष कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा सन्निकर्ष आप देखिए, है ना, दूसरा सन्निकर्ष आप देखिए, ठीक है। तो दूसरा क्या है, दूसरा आप देखिए, है ना, दूसरा क्या है ना, अब दूसरा, अब आप क्या कर रहे हो, नेत्र से क्या कर रहे हो, घट के रूप का प्रत्यक्ष कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, घट के रूप का प्रत्यक्ष कर रहे हो, और आपको ये पता चल रहा है कि ये घड़ा किस कलर का है, ये घड़ा लाल रंग का है, ये घड़ा क्या है, लाल रंग का, ठीक है। तो यहाँ पर नेत्र के द्वारा
घड़े के लाल रंग को देखना, है ना, नेत्र के द्वारा घड़े के लाल रंग को देखना। तो आप मेरे को बताइए, आप आपके नेत्र के द्वारा घड़े के लाल रंग को डायरेक्टली देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेत्र के द्वारा अगर आप घड़े के लाल रंग को देखेंगे तो घड़े के लाल रंग को देखने के लिए आपको सबसे पहले घट का प्रत्यक्ष करना ही पड़ेगा। आपको सबसे पहले घट का प्रत्यक्ष करना ही पड़ेगा। घट का बिना प्रत्यक्ष किए आप इस घट के लाल रंग को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेत्र के द्वारा घट के रूप का प्रत्यक्ष ये कौन से सन्निकर्ष के द्वारा हो रहा है, ये कौन से सन्निकर्ष के द्वारा हो रहा है, तो आप यहाँ पर ये समझना कि घट का जो रूप है, जो कि ये क्या है, लाल रंग है, तो आप इस लाल रंग को डायरेक्टली नहीं देख रहे हैं। नेत्र के द्वारा इस लाल रंग का प्रत्यक्ष आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप इस लाल रंग का प्रत्यक्ष कैसे कर रहे हैं? इनडायरेक्टली कर रहे हैं। इनडायरेक्टली कैसे कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हो, आप क्या करोगे यहाँ पर, आप क्या करोगे, आप यहाँ पर क्या करोगे, आप क्या करोगे, नेत्र के द्वारा सबसे पहले किसको देखोगे? घट को देखोगे। फिर आप क्या करोगे? घट के रूप को देखोगे। फिर आप क्या करोगे? घट के रूप को देखोगे। तो आप देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, घट के रूप को देखने के लिए, घट का रूप यानी कि ये घड़ा क्या है? लाल रंग का है। तो घड़े के लाल रंग को देखने के लिए आपको घड़ा देखना ही पड़ेगा। बिना घड़े को देखे हुए आप घड़े के लाल रंग को नहीं देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर घड़ा और ये जो घड़ा का रूप है ना, घड़ा और घड़े का जो रूप है, इनके बीच में कौन सा संबंध है? तो इनके बीच में समवायी संबंध है। इनके बीच में कौन सा संबंध है? इनके बीच में समवाय संबंध है। कौन सा संबंध है दोनों के बीच में? घड़े और घड़े का जो रूप है, घड़ा और घड़े का जो लाल रंग है, इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है? समवाय संबंध है। क्यों? क्योंकि घड़ा और घड़े का जो लाल रंग, इनको अलग नहीं किया जा सकता। और जहां पर भी दो पदार्थ को अलग नहीं किया जा सकता, उस संबंध हम क्या कहते हैं? समवाय संबंध कहते हैं, ठीक है। तो घड़ा और जो घड़े का रूप है, रूप यानी कि घड़े का जो लाल रंग है, इन दोनों के बीच में संबंध कौन सा है? समवाय संबंध है। और घड़े के लाल रंग को आप कैसे देख रहे हो? तो घड़े के लाल रंग को देखने के लिए आपको घड़े को देखना ही पड़ेगा, है ना। जैसे कि मान लो मैंने अब यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या किया, इस घड़े को इस तरह से छुपा दिया, है ना। और अब आपको यहाँ पर कुछ लाल लाल दिखाई दे रहा है। तो ये जो लाल लाल दिखाई दे रहा है, तो आप डायरेक्टली नहीं देख रहे हो। इस लाल रंग को देखने के लिए भी आपको इस घड़े को पहले देखना पड़ रहा है ना। तो रूप का जो प्रत्यक्ष होता है, हाँ, रूप का प्रत्यक्ष जो होता है वो डायरेक्टली नहीं होगा। रूप के प्रत्यक्ष को देखने के लिए जिस भी द्रव्य का वो रूप है, तो उस द्रव्य को आपको देखना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर क्या किया? सबसे पहले नेत्र के द्वारा घट को देखा, फिर घट में उपस्थित इस रूप को देखा, ठीक है। तो नेत्र के द्वारा आपने घट को देखा, तो नेत्र और घट, इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है? अभी हमने देखा, इन दोनों के बीच में संयोग संबंध है। इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है? तो इन दोनों के बीच में संयोग संबंध है। और इस संयोग को हम संयुक्त भी बोल सकते हैं। इस संयोग को हम क्या बोल सकते हैं? संयुक्त भी बोल सकते हैं। क्यों? जैसे कि मान लो ये रिमोट है, इसका हाथ के साथ क्या संबंध है? संयोग संबंध। या आप ऐसा बोल दो, या आप ऐसा बोल दो कि हाथ के साथ ये रिमोट जो है ये क्या है? संयुक्त है। हम संयोग को संयुक्त भी बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया कि सबसे पहले आपने क्या देखा? नेत्र से इस घड़े को देखा, है ना, नेत्र से इस घड़े को देखा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है? संयोग। संयोग को हम संयुक्त भी बोल सकते हैं, ठीक है। और घड़े और घट के रूप, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? समवाय। क्यों? क्योंकि घड़े और घड़े के रूप, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? समवाय संबंध हो जाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि नेत्र के द्वारा घट के रूप का प्रत्यक्ष कौन से सन्निकर्ष के द्वारा होता है, कौन से सन्निकर्ष के द्वारा होता है, तो आप ये बोलोगे कि सर नेत्र के द्वारा घट के रूप का प्रत्यक्ष डायरेक्टली नहीं होता है, वो इनडायरेक्टली होता है। घट के रूप को देखने के लिए सबसे पहले आपको घड़े को देखना पड़ेगा, उसके बाद आप उसके रूप को देखोगे। और आपको पता है कि नेत्र और घड़े, इनके बीच में कौन सा संबंध है? संयोग है। और घड़े के रूप में के बीच में कौन सा संबंध है? समवाय संबंध है। तो यहाँ पर अगर आपसे मैं एक लाइन में पूछूं कि नेत्र का घट के रूप के साथ नेत्र के द्वारा घट रूप का प्रत्यक्ष करना, ये कौन से सन्निकर्ष के द्वारा होगा? तो ये संयुक्त समवाय सन्निकर्ष के द्वारा होगा। तो दूसरा सन्निकर्ष क्या हो जाएगा? दूसरा सन्निकर्ष हो जाएगा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष हो जाएगा, ठीक है।
सन्निकर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने दो तरह के सन्निकर्ष को देखा। पहला हमने क्या देखा, पहला हमने देखा संयोग सन्निकर्ष, यानी कि नेत्र के द्वारा डायरेक्टली घड़े को देखना। अब नेत्र का घड़े, इन दोनों के बीच में संबंध कैसा, संयोग संबंध। क्यों, क्योंकि जैसे आप नेत्र को हटाओगे तो इन दोनों का संबंध टूट जाएगा। तो नेत्र का घट, नेत्र के द्वारा घट का प्रत्यक्ष, ये क्या हो जाएगा, संयोग सन्निकर्ष हो जाएगा। अगर आपको नेत्र के द्वारा अगर आपको क्या करना है, घट के रूप का प्रत्यक्ष करना है, तो यहाँ पर फिर कौन सा सन्निकर्ष होगा, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। क्यों, क्योंकि आप घट के रूप का प्रत्यक्ष डायरेक्टली नहीं करोगे। यहाँ पर घट के रूप का प्रत्यक्ष जो होगा वो इनडायरेक्टली होगा। कैसे करोगे, घट के रूप को देखने के लिए आपको घट को देखना ही पड़ेगा, और आपको पता है नेत्र और घट इन दोनों के बीच में संयोग संबंध है। और फिर जैसे आप घड़े को देखोगे तो फिर उसका रूप भी आपको दिखाई देगा। तो और घड़े का जो रूप है, इन दोनों के बीच में समवाय संबंध है। तो इस प्रकार से फाइनली अगर हम देखें तो इंद्रियों के द्वारा रूप का प्रत्यक्ष जो होता है वो किसके द्वारा होता है, संयोग समवाय सन्निकर्ष के द्वारा होता है। यही बात समझ में। चलिए अब हम तीसरा बात करते हैं। अब हम तीसरा सन्निकर्ष देखते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने घट के द्वारा, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने नेत्र के द्वारा, है ना, नेत्र से हमने क्या किया, घट को देखा, घट का प्रत्यक्ष किया। ठीक है, और फिर घट में क्या है, घट का रूप है ना, घट में क्या है, घट का रूप है। और जहां पर भी रूप है तो उसकी रूपत्व जाति तो होगी ही। तो घट में भी क्या, घट के रूप में भी क्या होगी, घट की रूपत्व जाति होगी, है ना, घट में भी क्या होगी, है ना। तो घट में भी क्या होगी, अरे है ना, घट में भी क्या होगी, घट की रूपत्व जाति होगी, है ना, घट में भी क्या होगी, घट की रूपत्व जाति होगी। ठीक है, तो किसी भी है ना, किसी भी विषय के रूपत्व को देखने के लिए, या आप ऐसा बोलते हो कि घट के रूपत्व को, इंद्रियों के द्वारा घट के रूपत्व को देखने के लिए, इंद्रिय के द्वारा, नेत्र के द्वारा घट के रूपत्व को देखने के लिए यहाँ पर कौन सा संबंध होगा। यहाँ पर देखो, रूपत्व मतलब क्या होता है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है ना, मान लो कोई बच्चा है, उसने कभी लाल रंग नहीं देखा, ठीक है, कोई बच्चा है उसने कभी लाल रंग नहीं देखा। तो अब आपको क्या करना है, उस बच्चे को लाल रंग समझाना है कि ऐसा लाल रंग होता है। तो आप क्या करोगे, कुछ इस तरह से, आप इस तरह से बताओगे, आप उसको बोलोगे कि कुछ इस प्रकार से तेरे को दिखाई दे, तो समझ जाना कि वो क्या है, लाल रंग है। तो यहाँ पर आपने द्रव्य के रूप का पहचान नहीं कराया उस बच्चे को, यहाँ पर आपने उसकी रूपत्व जाति का पहचान कराया। अगली बार जब वो इस तरह का कुछ देखेगा तो वहां पर फिर वो रूप हो जाएगा उसके लिए। लेकिन पहली बार जब आप उस बच्चे को कुछ भी सिखाते हो, है ना, तो उसके रूपत्व जाति को बताते हो आप। तो जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, उसने लाल रंग पहले कभी नहीं देखा, तो उस बच्चे को लाल रंग से परिचित कराना है। तो आप क्या करोगे, उस बच्चे को बुलाओगे, बच्चा इधर आ, और इस तरह का आगे से तेरे को कुछ भी दिखाई दे, इस तरह का जो कलर दिखाई दे, तो समझ जाना ये क्या है, लाल रंग है। तो यहाँ पर आपने पहली बार जब परिचित कराया तो आपने रूप से नहीं कराया, आपने किससे कराया, रूपत्व से कराया। ठीक है, तो किसी भी है ना, किसी के द्वारा रूपत्व का प्रत्यक्ष जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो भी रूपत्व का भी प्रत्यक्ष जो होता है वो डायरेक्टली नहीं होता है ना, वो डायरेक्टली नहीं होता है, कैसा होता है, इनडायरेक्टली होता है ना। देखिए यहाँ पर घट के रूपत्व को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेत्र के द्वारा सबसे पहले घट को देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर घट में उपस्थित आप रूप को देखोगे। ठीक है, और फिर रूप में तो क्या होता है, रूपत्व होता है, उसको जानोगे। ठीक है, तो यहाँ पर नेत्र और घट का संबंध क्या है, संयोग संबंध है ना, क्या है, संयोग संबंध है। फिर घट के रूप के साथ कौन सा संबंध है, तो यहाँ पर समवाय संबंध है। क्यों, क्योंकि घट के रूप को घट से आप अलग नहीं कर सकते हो, तो इन दोनों के बीच का संबंध क्या है, समवाय संबंध है। और रूप का जो रूपत्व इसे भी आप अलग नहीं कर सकते हो, तो इन दोनों के बीच का भी संबंध क्या होता है, समवाय संबंध है। ठीक है, और संयोग को हम क्या बोल सकते हैं, संयोग को अभी मैंने ऊपर आपको बताया, संयोग को हम संयुक्त भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त हो जाएगा, है ना। और जब इस प्रकार से अगर आपको समवाय एक साथ दिखाई दे, तो जो पहले वाला समवाय है ये क्या हो जाता है, समवेत हो जाता है। ठीक है, जहां पर भी आपको समवाय अलग दिखाई दे तो पहले वाला समवाय क्या हो जाएगा, समवेत। यहाँ पर क्या होता है, समास वाली प्रक्रिया होती है ना, तो आप उसके डिटेल में मत जाइए, बस आप इतना समझ लीजिए कि जब भी इस तरह से शब्द एक साथ दिखाई दे
तो उसमें पहला वाला क्या हो जाएगा, समवेत हो जाएगा, ठीक है। और ये तो आपका क्या रहेगा, समवाय रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर रूपत्व, इंद्रिय के द्वारा रूपत्व को जानने के लिए कौन सा सन्निकर्ष है, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष है ना। तो घट का देखो, घट का प्रत्यक्ष नेत्र के द्वारा, घट का प्रत्यक्ष कौन सा सन्निकर्ष, तो वहां पर क्या जाएगा आपका संयुक्त सन्निकर्ष, ठीक है। नेत्र के द्वारा घट के रूप का प्रत्यक्ष, तो वहां पर क्या जाएगा आपका, वहां पर संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, ठीक है। और नेत्र के द्वारा घट के रूपत्व का प्रत्यक्ष, तो यहाँ पर क्या जाएगा संयुक्त संवेद समवाय। कैसे होगा, तो मैंने आपको पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बता दी, ठीक है। तो अभी हमने तीन तरह के सन्निकर्ष को देखा। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला है संयोग सन्निकर्ष, है ना, संयोग सन्निकर्ष, है ना, संयोग सन्निकर्ष, ठीक है। दूसरा हमने प्रत्यक्ष क्या देखा, दूसरा हमने देखा प्रत्यक्ष सन्निकर्ष कौन सा देखा, दूसरा हमने देखा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, ठीक है। और तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा हमने देखा संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, है ना, समवाय सन्निकर्ष, ठीक है। जिसमें से ये जो तीनों सन्निकर्ष है, ये हमने किसके द्वारा प्रत्यक्ष किया, ये नेत्र के द्वारा किया, है ना, नेत्र के द्वारा किया, ठीक है। संयोग सन्निकर्ष से हमने डायरेक्ट किसको देखा, नेत्र के द्वारा घट को देखा। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से हमने क्या देखा, घट के रूप का प्रत्यक्ष किया, है ना, घट के रूप का प्रत्यक्ष किया। और संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से हमने क्या किया, घट के रूपत्व का प्रत्यक्ष किया, है ना, घट के रूपत्व का हमने यहाँ पर प्रत्यक्ष किया, ठीक है। अब आपको बताएं कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है सिर्फ नेत्र से नहीं होता है, सिर्फ आंखों से नहीं होता है ना, बाकी के जो चार इंद्रियां उनसे भी होता है, ठीक है। तो अब जो मैं अगला आपको जो सन्निकर्ष बताने जा रहा हूँ, है ना, अब मैं आपको जो अगला सन्निकर्ष बताने जा रहा हूँ वो श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा बताने जा रहा हूँ, है ना। श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जो सन्निकर्ष होता है, जो प्रत्यक्ष होता है ना, क्या बोला मैंने कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है सिर्फ आंखों से नहीं होता है, बाकी की जो इंद्रिया उनसे भी होता है। तो अगला जो आपको मैं सन्निकर्ष बता रहा हूँ, उसका जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसका जो सन्निकर्ष होता है किसके द्वारा होता है, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा होता है। तो वो कौन सा है, तब देखिए यहाँ पर, देखिए पहले मेरे को ये बताइए कि श्रोत्र इंद्रिय क्या है, श्रोत्र इंद्रिय क्या है, श्रोत्र इंद्रिय कैसे कहते हैं, श्रोत्र इंद्रिय कैसे कहते हैं, ठीक है। तो कर्ण के विवर, है ना, कर्ण के विवर बोले तो ये जो कान के जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या कहलाते हैं, विवर, है ना। तो कर्ण के विवर में उपस्थित जो आकाश है, उपस्थित जो आकाश है, यही क्या है, यही श्रोत्र इंद्रिय है। क्या बोला, देखो अभी मैंने क्या बोला, ऊपर के जो हमने तीन सन्निकर्ष देखा उसका प्रत्यक्ष ज्ञान किसके द्वारा हुआ था, आंखों के द्वारा होता है। लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान सिर्फ आंखों से नहीं होता है, ये तो बाकी की जो चार इंद्रियां उनसे भी होता है, ठीक है। तो अगला जो मैं आपको सन्निकर्ष दिखा रहा हूँ, तो वो सन्निकर्ष किसके द्वारा होता है, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा होता है, ठीक है। तो श्रोत्र इंद्रिय क्या होती है, तो कर्ण के विवर, कर्ण के छेद में, ये कान के जो छेद में, ये जो दिखाई दे रहा है आपको छेद, तो इसमें जो आकाश है ना, इसका जो खाली स्पेस है, यही क्या है, यही श्रोत्र इंद्रिय है। यही क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम श्रोत्र इंद्रिय कहते हैं। और आप सभी को पता है, आकाश का गुण क्या है, आकाश का गुण क्या है, आकाश का गुण जो वो क्या है, शब्द है। आकाश का गुण क्या है, शब्द है। और अभी हमने बोला आकाश को हम क्या कहते हैं, श्रोत्र इंद्रिय बोलते हैं। तो चूंकि आकाश का गुण शब्द है, तो श्रोत्र इंद्रिय का भी ग्रहण करने की क्षमता जो किसकी है, शब्द की है, ठीक है। और आप मेरे को बताइए, आकाश और शब्द इन दोनों को अलग किया जा सकता है, नहीं। आप शब्दों को आकाश से अलग नहीं कर सकते। भले आप पूरे देखो ना, आप पूरे कान के छेद को बंद करो, पूरे कान के छेद को बंद करो, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि अंदर निरंतर कुछ ना कुछ चल रहा है ना, कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है। पूरे कान के छेद को एकदम पूरा पैक कर दो, जरा भी वायु इधर से उधर न जाए, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि अंदर कुछ ना कुछ निरंतर चल रहा है। इसका मतलब आप शब्दों को आकाश से अलग नहीं कर सकते। और आकाश क्या बोला, आकाश क्या है, तो कान के छेद में जो आकाश है, यही क्या है, श्रोत्र इंद्रिय है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो ये जो श्रोत्र इंद्रिय है,
श्रोत इंद्रिय का शब्द के साथ संबंध जो होता है वो कैसा हो जाएगा, समवाय संबंध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप श्रोत इंद्रिय को शब्द से अलग नहीं कर सकते। तो श्रोत इंद्रिय के द्वारा किसी भी शब्द का जो ग्रहण होता है तो यहाँ पर कौन सा सन्निकर्ष होता है, समवाय सन्निकर्ष होता है। कौन सा? समवाय सन्निकर्ष। तो चौथा जो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, समवाय सन्निकर्ष। ये जो समवाय सन्निकर्ष होता है इसका प्रत्यक्ष ज्ञान किसके द्वारा होता है, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है ना, अगला बात करते हैं। अगला पांचवा जो है अभी हमने क्या बोला, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा, है ना, अभी हमने श्रोत इंद्रिय के द्वारा क्या किया, शब्द का ग्रहण किया, है ना। और जिस प्रकार से रूप में रूपत्व जाति होती वैसे ही शब्द में क्या होगा, शब्दत्व जाति होगी, है ना। क्या होगा, शब्दत्व, है ना। वैसे ही शब्दत्व जाति होगी। ठीक है, तो शब्दत्व जाति होगी। शब्दत्व मतलब जैसे कि मान लो कोई बच्चा है ना, उसको नहीं पता कि शब्द क्या है ना। तो आप उसको बुलाओगे और उसको बोलोगे कि ये जो मैं बोल रहा हूँ और ये जो मेरे बोल तेरे को सुनाई दे रही है, ये क्या है, शब्द है। तो अभी उसने शब्द को नहीं जाना, अभी उसने शब्दत्व को जाना। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, शब्दत्व कहते हैं। ठीक है, तो शब्दत्व का प्रत्यक्ष जो होता है श्रोत इंद्रिय के द्वारा, ये कौन से सन्निकर्ष से होता है, तो शब्दत्व का प्रत्यक्ष डायरेक्टली नहीं होता, ये कैसा होता है, इनडायरेक्टली होता है। कैसे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, श्रोत इंद्रिय के द्वारा शब्द को ग्रहण करोगे और इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है, अभी मैंने बताया आपको, समवाय संबंध यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या है, समवाय संबंध है। ठीक है, और शब्द और शब्दत्व इन दोनों को भी अलग नहीं किया जा सकता, इन दोनों के बीच में भी क्या संबंध है, समवाय संबंध है ना। और ऊपर मैंने अभी आपको बोला था जहां पर भी दो समवाय एक साथ आ जाए तो पहला वाला समवाय क्या होता है, समवेत हो जाता है। पहला वाला क्या हो जाता है, समवेत हो जाता है, और ये तो क्या रहेगा, समवाय। ठीक है, तो शब्दत्व जाति का जो शब्दत्व जो होता है ना, इसका प्रत्यक्ष कौन से सन्निकर्ष के द्वारा होता है, समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है, समवेत समवाय सन्निकर्ष होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 5 प्रकार के सन्निकर्ष को देखा, जिसमें पहला क्या था, संयोग सन्निकर्ष। संयोग सन्निकर्ष के द्वारा हमने घट का प्रत्यक्ष किया। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, उसके द्वारा हमने घट के रूप को देखा, है ना। और तीसरा हमने क्या देखा, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, उसके द्वारा हमने घट के रूपत्व को देखा। फिर चौथा जो है वो कर्ण इंद्रिय के द्वारा हुआ, है ना, और हमने शब्द का ग्रहण किया। कौन सा सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष। आगे हमने शब्दत्व किया, किसके द्वारा, समवेत समवाय सन्निकर्ष के द्वारा। अब नाउ छठा हम बात करते हैं। छठा जो है वो क्या है, विशेषण विशेष्य, है ना। छठा जो है ना, छठा सन्निकर्ष क्या है, छठा जो सन्निकर्ष है वो क्या है, वो है विशेषण, है ना, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष, विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। देखिए ये क्या होता है, विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। ये जो सन्निकर्ष होता है ना, ये जो सन्निकर्ष होता है ये किसके लिए होता है, तो अभाव का प्रत्यक्ष करने के लिए, यानी कि जो वस्तु नहीं है ना, उसका प्रत्यक्ष करने के लिए विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष है। इसको आप उदाहरण समझिए, है ना। एक मिनट जरा मैं कैमरा देख लूं चालू है कि नहीं है। ठीक है, हाँ, तो क्या बोला मैंने, अभाव का प्रत्यक्ष करने के लिए कौन सा सन्निकर्ष है, विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष है। ठीक है, तो देखिए अभी तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, मेरे हाथ में रिमोट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं जैसे इस रिमोट को अलग कर दूंगा तो अब मैं बोलूंगा कि मेरे हाथ में क्या है, रिमोट का अभाव है। दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर नहीं है, रिमोट नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे हाथ में रिमोट का अभाव है, मेरे हाथ में रिमोट का अभाव है। अब चूंकि यहाँ पर रिमोट का अभाव है, क्योंकि यहाँ पर रिमोट का अभाव है तो संयोग सन्निकर्ष तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि संयोग सन्निकर्ष के लिए हाथ में रिमोट होना जरूरी है। तब क्योंकि नेत्र का जब रिमोट के साथ संयोग होगा तभी तो क्या होगा, संयोग सन्निकर्ष होगा। ठीक है, नेत्र का हाथ में उपस्थित जो रिमोट होगा उसके बीच का मतलब उसके बीच में संबंध होगा तभी तो संयोग सन्निकर्ष होगा, क्योंकि हाथ में रिमोट तो है ही नहीं, यानी कि नेत्र का रिमोट के साथ संबंध हो ही नहीं रहा, तो संयोग तो हो सकता नहीं। जब संयोग नहीं हो सकता है तो संयुक्त समवाय भी नहीं हो सकता है। जब संयुक्त समवाय नहीं हो सकता है तो संयुक्त समवेत समवाय भी नहीं हो सकता है ना। और जरूरी थोड़ी ना है कि हाथ में रिमोट का अभाव हमेशा रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे ही रिमोट आएगा तो अभाव नष्ट हो जाएगा, तो ये समवाय सन्निकर्ष भी नहीं हो सकता है ना। जब समवाय सन्निकर्ष नहीं हो सकता है तो समवेत समवाय भी नहीं होगा।
तो फिर बचा कौन सा, विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। और ये जो विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष किसके लिए होता है, अभाव का प्रत्यक्ष करने के लिए, जिसमें जिसमें जिसका अभाव होता है, जिसमें जिसका अभाव होता है वो क्या होता है, वो विशेषण होता है, वो विशेषण होता है। और जिसका अभाव होता है वो विशेषण होता है, और जो है वो क्या होता है, विशेष्य कहलाता है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर हाथ, हाथ क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाथ यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा, और रिमोट क्या हो जाएगा यहाँ पर, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर छठा जो होता है क्या होता है, विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 प्रकार का सन्निकर्ष होता है। एक बार आप शॉर्ट में देख लीजिए। तो पहला क्या देखा हमने, पहला हमने संयोग सन्निकर्ष देखा। ठीक है, संयोग सन्निकर्ष देखा। और संयोग सन्निकर्ष के द्वारा, संयोग सन्निकर्ष के द्वारा है ना, संयोग सन्निकर्ष के द्वारा किसका प्रत्यक्ष करते हैं हम, किसी भी घट, जैसे मान लो घट का, अभी उदाहरण के थ्रू समझाया तो उसी को लेके चलता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ। दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा संयुक्त संयुक्त समवाय समवाय सन्निकर्ष, है ना, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा हमने देखा संयुक्त संयुक्त समवेत समवेत समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, चौथा हमने क्या देखा, चौथा हमने देखा समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, पांचवा हमने क्या देखा, पांचवा हमने देखा समवेत समवाय समवेत समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, और छठा हमने कौन सा देखा, छठा हमने देखा विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष, है ना, विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। ठीक है, सन्निकर्ष, है ना। तो पहला जो संयोग सन्निकर्ष था, इसके द्वारा हमने घट का प्रत्यक्ष किया। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष हमने क्या किया, घट के रूप का किया, है ना। संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष हमने क्या किया, घट के रूपत्व का प्रत्यक्ष किया। ठीक है, और ये तीनों किसके द्वारा हुआ, नेत्र के द्वारा हुआ, है ना, यानी कि चक्षुर इंद्र के द्वारा हुआ। समवाय सन्निकर्ष से हमने क्या किया, शब्द का प्रत्यक्ष किया, है ना, और ये किसके द्वारा हुआ, कर्ण के द्वारा हुआ। और पांचवा भी किसके द्वारा, चौथा और पांचवा दोनों कर्ण इंद्र के द्वारा होता है। ठीक है, कर्ण इंद्र के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, कर्ण इंद्र के द्वारा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, शब्दत्व का किया। ठीक है, और विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष, ये किसके लिए होता है, तो अभाव का प्रत्यक्ष, यानी कि जो वस्तु नहीं है उसका प्रत्यक्ष किसके द्वारा होता है, तो विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष के द्वारा होता है। तो इस तरह से 6 प्रकार का सन्निकर्ष होता है। ठीक है, चलिए फटाफट आप नोट्स को देख लीजिए, है ना, तो नोट्स को देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा सन्निकर्ष, है ना, यहाँ पर समझा दिया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ लेना। ठीक है, चलिए, तो सन्निकर्ष क्या होता है, सन्निकर्ष क्या होता है, इसे आप देखिए सन्निकर्ष क्या होता है, सन्निकर्ष क्या होता है, तो सन्निकर्ष तो नाम संबंध, है ना। सन्निकर्ष का अर्थ होता है संबंध, इंद्रियों का अपने अर्थ से संबंध, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, यानी इंद्रियों के अर्थ के साथ जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कहते हैं। ये 2 प्रकार से होता है, एक संयोग और दूसरा समवाय। संयोग क्या होता है, देखिए आप नोट्स में फटाफट, है ना, नोट्स में फटाफट देखिए। संयोग क्या होता है, तो 2 पहले से अलग वस्तुओं का ऐसा संबंध जो अलग हो सकता है, यानी कि जिन भी 2 पदार्थों को अलग किया जा सके, जिन भी 2 पदार्थों के बीच का संबंध उसको तोड़ा जा सके, तो वो संबंध क्या कहलाता है, संयोग संबंध। जैसे कि वृक्ष पर बैठे पक्षी का वृक्ष से जो संयोग जैसे कि वृक्ष पर कोई पक्षी बैठा हुआ है, तो पक्षी और वृक्ष इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है, संयोग संबंध है। क्यों संबंध, ऐसा संयोग क्यों है, क्योंकि जब पक्षी उड़ेगा इन दोनों के बीच का संबंध क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जब भी 2 पदार्थों के बीच का संबंध नष्ट हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, संयोग संबंध कहते हैं। अब आगे समवाय, तो 2 स्वभावतः एक दूसरे से जुड़ी हुई वस्तुओं के बीच का ऐसा संबंध जिसे कभी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता, उन वस्तुओं को अलग नहीं किया जा सकता, अलग करने की स्थिति में वे वस्तु क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है, समवाय, यानी कि जब भी 2 पदार्थों के बीच का संबंध उसे तोड़ा ना जा सके वो संबंध क्या कहलाएगा, समवाय कहलाएगा। जैसे कि बात करते हैं गाय में जो गौत्व जाती है, तो गाय का जो गौत्व जाती है उसे अलग नहीं कर सकते। अग्नि में जो उष्णता है उसे अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर गाय और गौत्व इसके बीच में समवाय संबंध है, अग्नि का उष्णता से समवाय संबंध है। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे आप देखिए यहाँ पर
तो अब देखो, अब इन दोनों के आधार पर संयोग और समवाय, इन दोनों संबंध के आधार पर 6 प्रकार का सन्निकर्ष होता है। यानी कि इंद्रिया जो होती है अपने अर्थ के साथ 6 प्रकार से क्या करती है, संयोग करती है। जिसमें पहला क्या है, संयोग सन्निकर्ष, दूसरा क्या है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, तीसरा संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष, चौथा समवाय सन्निकर्ष, पांचवा संवेद समवाय, और छठा विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष, है ना। जिसमें अब देखिए पर पहला संयोग सन्निकर्ष, चक्षुर इंद्रिय के साथ द्रव्य का सन्निकर्ष संयोग सन्निकर्ष कहलाता है। तो किसी देखो, तो चक्षुर इंद्रिय है ना, यह संयोग सन्निकर्ष किसके द्वारा होता है, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा होता है। ठीक है, तो चक्षुर इंद्रिय के द्वारा किसी भी द्रव्य का जो सन्निकर्ष, ये क्या कहलाता है, संयोग सन्निकर्ष कहलाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने अत्र यह सन्निकर्ष स संयोग सन्निकर्ष। जैसे कि बात करते हैं चक्षु का घट के साथ, चक्षु का जैसे कि बात करते हैं चक्षु इंद्रिय से आप क्या करोगे, घट को देखोगे, तो यहाँ पर दोनों का जो सन्निकर्ष है, यह सन्निकर्ष क्या कहलाएगा, संयोग सन्निकर्ष कहलाएगा, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, संयुक्त समवाय। तो देखिए यहाँ पर द्रव्यों में रहने वाले गुण गुण आदि से जब इंद्रियों का संयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त समवाय। तो किसी भी द्रव्य के अगर आप गुण को देख रहे हैं, है ना, तो वहां कौन सा संयोग होगा, तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। जैसे चक्षु का घट के रूप के साथ संयोग जो होता है किसके द्वारा होता है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष के द्वारा होता है ना। आगे देखिए यहाँ पर संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। तो रूपत्व जाति का, रूपत्व जाति से इंद्रिय के संयोग को क्या कहते हैं, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। ठीक है, आगे आप देखिए यहाँ पर, हाँ, तो कर्ण का शब्द के साथ संयोग किसके द्वारा होता है, समवाय सन्निकर्ष से होता है। और कर्ण का शब्दत्व जाति के साथ संयोग किसके द्वारा होता है, तो वो संवेद समवाय के द्वारा होता है। और अभाव का प्रत्यक्ष किसके द्वारा होता है, विशेषण विशेष भाव के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। कमेंट में बताइए कैसा आपको लेक्चर लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में आप एकदम थम्स अप दे दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी को पसंद आया लेक्चर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।